हेलो स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास साइंस जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। तो यदि आपने पहले पार्ट में देखा होगा, यदि आप मेरा वीडियो का पहला पार्ट देख चुके होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनके दो पॉइंट आपको समझा दी थी। जिसका पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सेकेंड है सोइंग। तो आज हम जो है थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूंगा क्योंकि वैसे तो मैंने मेनली एनसीईआरटी की जो बुक है उसको फोकस किया है, बट मैं बीच बीच में एस चांद की जो साइंस की बुक है उसको भी रेफर कर रहा हूँ ताकि टॉपिक का जो डिटेल है उसको कवर किया जा सके। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, एनसीईआरटी की बुक में 1.5 टॉपिक एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर्स। अभी आप जानते हैं कि हमने सॉइल को टिल और प्लॉ कर दिया है, ठीक है ना। हमारी जो सॉइल है नाउ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग। तो हमने इसमें फिर सोइंग भी कर दिया, बीज डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो मेन एक्टिविटी आती है वो है कि कैसे उनको नॉरिश किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में नेचुरली मे बी कि वो इतना ज़्यादा ना हो कि इससे जो प्लांट्स है, आपकी क्रॉप है, वो पूरी तरह ग्रो कर सके। तो उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोनों का मेन मकसद एक ही है, टारगेट, कि कैसे हम प्लांट को नॉरिश कर सकते हैं। सब्सटेंस जो है ना विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर फर्टिलाइजर्स। ये बहुत जरूरी है। सॉइल जो है मिनरल न्यूट्रिएंट जो है सप्लाई करती है और ये न्यूट्रिएंट जो है बहुत जरूरी होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। कुछ एरियाज में जो फार्मर जो है क्रॉप के बाद एक दूसरी क्रॉप उगाते जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा क्रॉपिंग होती है, बहुत ज़्यादा, जो इसी पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, ठीक है। और फील्ड जो है उसे कभी भी ऐसे छोड़ा नहीं जाता। ये जानते हैं कि यदि कोई फील्ड को अपनी छोड़ दे कुछ समय के लिए उसको फैलो फील्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 6 महीने इसमें क्रॉपिंग की और 6 महीने इसको छोड़ दिया कि अगले सीजन में कर लेंगे अगले साल, तो उसको फैलो कहते हैं। तो लेकिन ऐसी जगह पे उसको बिल्कुल फैलो नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट का क्या हो, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रोइंग से जो है क्रॉप की, इससे जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत पुअर हो जाते हैं। तो फार्मर को क्या उसमें अलग से कुछ ऐड करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। मान लीजिए आपके शरीर में न्यूट्रिएंट कम हो जाए, ठीक है ना, तो आपको अलग से टॉनिक लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब लेने पड़ते हैं। तो इस तरह सॉइल का भी है, जब जरूरत से ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे मिनरल्स को, तो उससे क्या है कि उसमें डिफिशियंसी हो जाएगी, उसको रिप्लेस आपको करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग जो है उससे वीक प्लांट हो जाता है। मैन्यूरिंग एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है द थिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट हो एनिमल। और ये जो है प्लांट और एनिमल जो वेस्ट होता है, ठीक है ना, जैसे आप हिंदी में गोबर भी कहते हैं, ठीक है ना, उसके डिकम्पोजिशन से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फार्मर जो है प्लांट और एनिमल वेस्ट को पिट्स में डंप कर देते हैं, ओपन प्लेसेस में। अब इसके दो तरीके मैंने अपने आप खुद देखे हैं क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ। एक तो है कि पिट बना के उसमें डंप कर देते हैं, जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं तो वो पिट बना देते हैं, तो पिट में इसको डंप कर देते हैं और उससे जो है इसको डिकम्पोज होने देते हैं। लेकिन मैंने गांव वगैरह में जब ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ मैंने देखा कि सड़क के किनारे जो है ना वो कॉनिकल शेप के डंप बना देते हैं, ठीक है ना, और उसके किनारे पे फिर वो उपले बना के जो है काउ डंग्स उससे पूरी तरह इसको सेट कर देते हैं। फिर वो 3-4 महीने में पूरा डिकम्पोज अंदर अंदर हो जाता है। फिर उसमें से वो निकाल के मैन्यूर को अपने खेतों में यूज़ कर लेते हैं। ये उनके लिए है ये वाली टेक्निक, जो गांव में पुअर फार्मर्स हैं जिनके पास फील्ड जो है कम है साइज में, तो वो रोड के साइड में ही इनको बना देते हैं कॉनिकल को, और जिनके पास बड़े फार्म है वो पिट बना देते हैं। तो डिकम्पोजिशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए। और जब ये मैटर पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है तो इसके अंदर स्मेल खत्म हो जाती है, शुरू में स्मेल रहती है, और फिर ये जो मैटर है, ये इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिच होती है और थोड़ा ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में होती है। तो इसे डालने से आपकी जो फील्ड है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं। तो यदि हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज में, और ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आप यदि मौसमी का जूस पिए, ठीक है ना, उसमें तो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स का लेवल होगा, ठीक है ना, वो तो उसको पीने से आपको एक जनरल बेनिफिट तो मिलेगा ही। लेकिन यदि आप बिल्कुल ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप विटामिन सी की गोली ले लीजिए अलग से ना, उसमें जो है ज़्यादा कंटेंट होगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे विटामिन सी की गोली होती है। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जांपल फर्टिलाइजर्स क्या हैं, यूरिया, और इनको आप इमेजेस में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, ठीक है ना। एनपीके एक ऐसी फर्टिलाइजर है कि जिसके अंदर 3 न्यूट्रिएंट एक साथ होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 1.2, इसको हम स्टडी कर लेते हैं।
इसमें है कि एक मूंग और ग्राम सीड जो होते हैं उनको जर्मिनेट कर लीजिए, ठीक है ना, और उनके इक्वल जो सीडलिंग्स हैं, स्पॉटेड जो सीड्स हैं उनको ले लो, 3 इक्वल क्वांटिटी में, और 3 एम्प्टी ग्लासेस ले लीजिए आप, ठीक है ना, जैसे उनको दिखाया गया यहाँ पे 3 ग्लासेस दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है ना, और उनके ऊपर ABC की मार्किंग कर दीजिए। ग्लास ए में आप थोड़ी सी सॉइल डालें मिक्स विद लिटिल काउडर मैन्योर, मतलब बी में भी आप सॉइल रखेंगे, लेकिन उसमें यूरिया मिक्स कर रहे हैं, और तीसरे जो सी है, ठीक है ना, उसमें कोई भी आप नहीं ऐड करेंगे कुछ भी। अब आप उसमें तीनों में इक्वल क्वांटिटी जो है सीडलिंग की डाल दीजिए, सॉइल ट्रीटमेंट की, और उनको एक सेफ प्लेस में रख दीजिए। डेली इसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए। तो 7 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे ABC में, तो आप देखेंगे बी वाले के अंदर जो है आपके प्लांट्स दाज तेज से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण हम समझ सकते हैं कि हमने इसमें यूरिया डाला है, ठीक है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स हैं इसके अंदर, बहुत तेज़ी से एक्ट करती है वो ग्रोथ पे प्लांट की। ए में भी नेचुरली ग्रोथ हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है मैन्यूर है उसने भी काम किया, लेकिन सी के अंदर कुछ नहीं था, तो उसमें 2-4 आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यूज ऑफ मैन्यूर क्या करता है, सॉइल को इम्प्रूव करता है, टेक्सचर को, और साथ में इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये सॉइल को जो है सारे न्यूट्रिएंट जो जरूरी हैं वो देता है, ठीक है ना। और एक और तरीका है जिससे हम सॉइल को रेप्लेस कर सकते हैं, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन जो है अ, वो भी की जाती है, ठीक है ना। अर्लियर जो है नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स क्या करते थे कि पहले लेग्यूम्स जो है ना उनको उगाया करते थे, लेकिन एज ए फॉडर, लेग्यूम्स को एज ए फॉडर वन सीजन में उगाते थे और बीट को नेक्स्ट सीजन में। तो उससे क्या होता था, सॉइल में जो है जो लेग्यूम उन्होंने उगाई है, लेग्यूमिनस जो क्रॉप होती है, उसकी जो रूट्स होती है इनमें बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, वो ऑटोमेटिकली जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, उसको वो नाइट्रेट्स में, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है। वो जो ऑक्साइड है पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं जो सॉइल के अंदर होती है, और उससे फिर जो जड़ें हैं प्लांट की उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिकली जो है अब सारी जो नाइट्रोजन है उसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी सारी नाइट्रोजन आपकी सॉइल में आ जाती है। वैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेना बहुत मुश्किल है प्लांट्स के लिए। तो वो नाइट्रोजन रहती है तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट अपना भी पूरा हो जाता है, तो वो ऐसी फसल लगाते हैं जिसको नाइट्रोजन चाहिए, जैसे वीट होगी। तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत नेचुरल है। आजकल इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। आप जानते हैं कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, ठीक है ना, और इससे बनी जो निकल के सब्जियां आती हैं वेजिटेबल वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो राजीवन क्या है, बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स के, स्पेशली लेगुमिनस क्रॉप सारी पल्सेज होती हैं, दालें, ठीक है ना, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, हम अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं फर्टिलाइजर मैन्यूर के बीच में, ठीक है ना। डिफरेंस इसलिए स्टडी किया जाता है कहीं भी ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाए कि ये दो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। फर्टिलाइजर जो एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, साल्ट जैसे ग्लूकोज होता है, इसे बनाया जाता है, और मैन्यूर जो है नेचुरल सब्सटेंस है, इसको डिकम्पोज नेचुरली किया जा रहा है, नेचुरली सब्सटेंस है, नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना, ह्यूमन वेस्ट हो या कैटल, ठीक है ना, प्लांट रेजिड्यू। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्री में बनाई जाती है, मैन्योर जो है फील्ड में या कहीं भी रोड साइड में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस नहीं देती क्योंकि ये साल्ट है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए जैसे ग्लूकोज और जूस को कंपेयर कर लीजिए संतरे के, तो दोनों में फर्क होता है। फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस नहीं देगी, लेकिन मैन्योर जो है वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइजर जो है वो रिच होती हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में, क्योंकि वो टारगेटेड होती हैं, उनमें वो सब्सटेंस पहले से मिलाया जाता है। मैन्योर जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली लेस होती है रिच में प्लांट न्यूट्रिएंट में, बट इफेक्टिव होती हैं क्योंकि वो बहुत सारी ह्यूमस देती हैं। तो कुछ फार्मर जो जिनके पास फील्ड जो है छोटे साइज के, वो तो मैन्योर को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे सॉइल जो है उसकी टेक्सचर ठीक रहती है, ह्यूमस उन्हें मिल जाती है, न्यूट्रिएंट से वो कम से भी काम चला लेते हैं थोड़ा कोप रोटेशन का फॉलो करके, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है मैन्योर की, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसको बेटर समझ आता है फर्टिलाइजर से, क्योंकि एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंप्रूव होती है, ठीक है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है पानी रुकना चाहिए, यदि पानी नहीं रुकेगा, आप जानते हैं कई तरह की सॉइल होती है, सैंडी, क्ले, ठीक है ना, इस तरह की जो सॉइल्स होती हैं इनका ये सॉइल इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे इनको इस तरह से बोला जाता है, क्ले, सैंडी या लोमी सॉइल, ठीक है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो तब बढ़ेगी जब सॉइल के अंदर फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो मैन्योर उसको इम्प्रूव करती है, पानी रुकेगा तो प्लांट उसे ले पाएंगे। सॉइल पोरस पोरस हो जाती है, पोरस का मतलब है कि उसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस हो जाते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसान हो जाता है, प्लांट की जड़ें उनको ले पाते हैं। इससे नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी बढ़ते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, और जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, और टेक्सचर ऑफ सॉइल तो इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जैसे इरीगेशन कहते हैं। अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको पानी चाहिए। अभी हमारी बॉडी को देखो आप, 3/4 जो है
वाटर से बनी है, ठीक है ना। और पानी जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी ग्रोथ के लिए भी और सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। तो प्लांट्स के अंदर भी ये बात बिल्कुल सच है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ प्लांट सभी के लिए वाटर जो है प्लांट जड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। पानी के साथ साथ जो है ये बहुत सारे मिनरल और फर्टिलाइजर जो है ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं। प्लांट जो है उसमें लगभग 90% वाटर होता है। यदि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा सेल के बारे में, प्लांट सेल के, तो आप देखेंगे उसके सेंटर में बहुत बड़ी सी वैक्यूल होती है, ठीक है ना। उस वैक्यूल में सारे मिनरल और वाटर ही होता है, और साथ साथ उस सेल के चारों तरफ जो है एक सेल वाल भी होती है जो प्लांट को शेप देती है, सेल को ना उसे फटने नहीं देती जब उसमें ज़्यादा पानी होता है। इसका मतलब पानी जो है प्लांट में जरूरत के हिसाब से पहले से ही भरा रहता है, क्योंकि प्लांट जब उसको पानी चाहिए तब तो ले नहीं सकता हमारी तरह गिलास लेकर। तो प्लांट में जो है पानी 90% स्टोर रहता है। वाटर एसेंशियल है क्योंकि जर्मिनेशन सीड का जब तक नहीं होगा जब तक उसमें मॉइस्चर नहीं होगी, ठीक है ना। और ड्राई कंडीशन में तो हो नहीं सकता है। तो न्यूट्रिएंट जो डिजॉल्व होते हैं पानी में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के हर हिस्से को, और वाटर जो है क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी बचाता है, ठीक है ना, कूलनेस प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स कॉल्ड इरिगेशन। अब टाइम एंड फ्रिक्वेंसी जो इरिगेशन की होती है वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करती है, ठीक है ना। सॉइल टू सॉइल डिपेंड करती है, सीजन। यहाँ थोड़ा सा हम साइड बुक से देख लेते हैं। एज चांसेस सेट करने वाले जो फैक्टर हैं वो नेचर ऑफ क्रॉप है, नेचर ऑफ सॉइल है और सीजन है, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ क्रॉप की बात करें तो कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वाटरिंग। जैसे पैडी है, राइस, उसको तो स्टैंडिंग वाटर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है ना, और लगातार उसको पानी की सप्लाई दी जाती है। और कुछ क्रॉप ऐसी हैं जैसे कि वीट, ग्राम, चना हो गया जैसे, और कॉटन, इनको पानी कम चाहिए होता है। लेकिन ओवरऑल जो है 3 पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें सभी क्रॉप्स को वाटर किया जाता है। एक तो फ्लाइंग से पहले, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन। साथ साथ यदि हम सॉइल की बात करें तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल जो है जिन पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, सैंडी एंड क्लेई। क्रॉप जो सैंडी सॉइल में है उनको इरिगेशन जो है फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सैंड जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो पानी उसमें रुक नहीं पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है पोरस होने के कारण, इसलिए उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें क्लेई सॉइल की तो उसके पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं, दे स्टिक टू ईच अदर टुगेदर, इससे उसमें गैप कम हो जाता है और वाटर उसमें अच्छी तरह स्टैंड कर पाते हैं। और तीसरा फैक्टर है सीजन की बात करें तो फ्रिक्वेंसी जो इरिगेशन की है समर में बहुत हाई होती है, ठीक है ना, क्योंकि हॉट डेज होते हैं, सनशाइन ज़्यादा होती है, तो उसमें इवेपोरेशन बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा वाटर करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज जो इरिगेशन के हैं उनमें वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, ठीक है ना। ये सभी मेथड्स हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, पानी जो है वेल्स के अंदर रहता है, लेक्स में भी, कैनाल्स में भी, ठीक है ना। और डिफरेंट मेथड से आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब उसको वहाँ से निकाल सकते हैं और अपने फिल्टर ला सकते हैं। पुराने टाइम में तो जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, तो लोग फिर भी किसी ना किस तरह से प्रोविजन करते थे, ठीक है ना। तो वो जो पुराने तरीके हैं उनको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इन मेथड में मेन यूज होती थी, सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर, जिससे सिस्टम काम करता था। और ये मेथड चीपर भी थे क्योंकि जिस आदमी की फील्ड है वो खुद ही जाके काम कर सकता है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी थोड़ा कम होती है। तो उसमें एक तो है मोट। यदि हम देखेंगे मोट वाला सिस्टम तो आप देखेंगे इसके अंदर मोट जो है एक बैग है लेदर का बना हुआ, उसको नीचे डुबाया जाता है पानी के अंदर, वेल के अंदर, और फिर उसे लिफ्ट किया जाता है और उसे एक आदमी मैनुअली जो है उसको पॉर कर रहा है, ये चैनल्स बनी होती है, तो फील्ड में इससे पानी जाता रहता है। अब इसको जो खींच रहा है चाहे वो एनिमल हो, उसके लिए एक आदमी और चाहिए उसको आगे पीछे मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको मोट कहते हैं, पुली सिस्टम। पुली मतलब पुली के ऊपर एक रोप है, रोप के पीछे मोट है और कोई इसको पुल कर रहा है। यहाँ पे हम चेन पंप को देख लेते हैं। चेन पंप एक अरेंजमेंट है पानी को लिफ्ट करने का फ्रॉम सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक स्ट्रीम, पॉन्ड और लेक, ठीक है ना, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें इरिगेशन फील्ड को। चेन पंप जो है उसमें दो लार्ज व्हील होते हैं, ठीक है ना, वन फिक्स एट द लोअर लेवल ऑफ वाटर सोर्स, अनदर फिक्स एट द हायर लेवल। ये दोनों व्हील जो है आपस में चेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, और उस चेन के ऊपर छोटी छोटी बकेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बिलो वाटर लेवल वाटर व्हील जो है एक सोर्स ऑफ वाटर होता है, जैसे कोई भी हो सकता है, स्टीम, पॉन्ड, लेक, जैसे पानी को लिफ्ट किया जाता है। एक हैंडल अटैच होता है, ठीक है ना, टू द एक्सल ऑफ पावर व्हील। जब हैंडल जो है इसको रोटेट किया जाता है फार्मर द्वारा तो व्हील जो है कनेक्टेड जो होते हैं चेन से वो चलने लगता है, ठीक है ना, और बकेट से पानी भरता रहता है। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट पूरा दिखाई दे रहा है। जब इस हैंडल को घुमाया जाता है तो अपर व्हील चलता है, चेन की मदद से लोअर व्हील को भी चलाता है,
लोअर व्हील में जो बकेट है वो पानी से भरती है, वाटर इज कैरिड अपवर्ड, है ना, एंड ऑटोमेटिकली जो है स्ट्राइक्स द एज यहाँ पे और इसमें पोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बहुत इफेक्टिवली जो है मैकेनिज्म है जिससे पानी को खींचा जा रहा है। डेकली सिस्टम, ये लीवर बेस्ड सिस्टम है। लीवर, इसमें आप लकड़ी का देखेंगे तो एक बड़ा सा लीवर है, ठीक है ना। इस लीवर के पीछे कोई बहुत हैवी वेट बांधा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इस लीवर को उठाते हैं तो नीचे चला जाता है बाल्टी और उससे पानी भर जाता है, और जब इसको छोड़ते हैं तो ये बहुत कम समय में ये ऊपर आ जाता है, फिर इसको हम बाल्टी से बाहर पॉर कर सकते हैं। ये डेकली सिस्टम है। सिस्टम की बात करें तो वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल, ठीक है ना। इन दिस मेथड जो है बड़ा सा व्हील होता है, ठीक है ना, फिक्स ऑन एक्सल अबव द माउथ ऑफ द वेल। एक लंबी सी बेल्ट जो है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेटल पॉट लगे हुए हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है ना, वो व्हील के साथ घूम सकता है, ठीक है ना। तो लोअर एंड जब इस व्हील का पानी में डूबता है, ठीक है ना, उससे बकेट्स भरती हैं और लगातार ये घूमता रहता है व्हील, तो पानी जो है ऊपर आता है भर के और उसमें पॉर करता रहता है चैनल में, उससे बाहर जाता रहता है। तो इसको घुमाने के लिए पूरी मैकेनिज्म है जिसको कैटल की मदद से चलाया जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में देखें तो पंप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है पानी को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना, और साथ में पानी को अब पुराने टाइम में तो वेल्स जो है उनको डिग किया जाता था इस पर्पज़ के लिए। आज के टाइम में वेल्स नहीं होते हैं बल्कि बोर वेल्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब वेल जैसे होंगे, मतलब गहराई तो उतनी होती है, इससे ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो डायमीटर है वो कम होता है। उनको बोरिंग मशीन से बोर करके उसमें पाइप डाल दिया जाता है गहराई तक, और उसमें मोटर लगी होती है नीचे की तरफ, ठीक है ना। वो मोटर और पंप जो है सेट जो नीचे लगा होता है वो पानी को ऊपर फेंकते हैं उठा के। यहाँ पे जो आप पंप को देखेंगे, पंप जो है किस तरह से पानी को फेंक रहे हैं, ट्यूब वेल सिस्टम है, ठीक है ना। ट्यूब वेल, ट्यूब मतलब बोर वेल, जिसका जो साइज है बहुत छोटा है वेल का, जिसमें नीचे पंप डाला हुआ है पाइप के साथ, वो पानी को ऊपर खींचता है। चाहे इसका सोर्स इलेक्ट्रिसिटी और क्या या कोई जनसेट हो, उससे पानी को लिफ्ट करके और आपके फील्ड में सप्लाई किया सकता है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, ठीक है ना, जो एफिशिएंट मेथड है, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द ट्यूबवेल। उससे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सिस्टम जो है यूजफुल होता है अनइवन लैंड पे जहाँ पे पानी जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर जो पाइप्स हैं हैविंग रोटेटिंग नोजल एट द टॉप, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल, और जब पानी इसके थ्रू फ्लो करता है तो उसका पानी का सोर्स जो है वो ट्यूबवेल ही है, ठीक है ना। तो ये नोजल से बाहर निकलता है, नोजल से जो है काफ़ी प्रेशर से निकलता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो इससे एक तरह की बरसात होने लगती है। और ये ज़्यादा से सूटेबल जो है सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है ना। तो सैंडी सॉइल में इस मेथड से बहुत अच्छी आप रेन लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा पानी यदि आप डालेंगे तो परमेट हो जाएगा, तो इसमें जो रेन होती है वो काफ़ी देर तक उसका सरफेस पर सर रहता है और प्लांट उसको अब्जॉर्व कर पाते हैं, फिर कुछ देर बाद इससे चलता रहता है। अब बात करेंगे हम ड्रिप सिस्टम की। इसमें भी पाइपलाइन बिछाई जाती है, लेकिन पाइप के जो लाइन है उनमें जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स, उनके पास उसमें होल होते हैं, ठीक है ना, और उससे पानी ड्रिप बाय ड्रिप करके गिरता रहता है। तो उससे पानी की जो स्पीड है पंप के द्वारा वैसे एडजस्ट की जाती है कि वो इतनी मात्रा से जाए कि वो ड्रिप ड्रिप करके प्लांट को मिलता रहे। इससे आप लंबे समय तक भी चला सकते हैं उसको, ठीक है ना। इससे आप वाटर कर सकते हैं फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज वगैरह सब में, ठीक है ना। और इसमें पानी एक तो ख़राब नहीं होता, इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ के लिए तो समझ लीजिए आपकी बून है, ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप कितनी भी दूर वेल हो वहाँ से पाइप लाइन डाल के इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ बीट्स जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है ना, आपने दानों को उसमें स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया, तो उसके साथ साथ कई बार ऐसे भी प्लांट उग जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और स्पेशली क्योंकि वो सनलाइट, न्यूट्रिएंट, फूड, इन सब के लिए कम्पीट करते हैं मेन प्लांट के साथ, तो वो उन पर फ़र्क डालते हैं, उनको कमज़ोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल जो प्लांट है इनको वीड करते हैं, तो वीड को रिमूव करना वीडिंग है, वीडिंग एक नेसेसरी है, ठीक है ना, क्योंकि यदि आप इनको नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, तो एक तो ये आपके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के साथ में जो सनलाइट वगैरह इसके लिए कम्पीट करेंगे तो मेन प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे, और साथ साथ कई बार ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं, मैनुअल है, ठीक है ना। इसमें ग्राउंड के क्लोज जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इम्प्लीमेंट खुरपी कहते हैं इसको, ठीक है ना, उससे उसको अप्रूट कर दिया जाता है, ठीक है ना, वीड्स को। तो ये मैनुअल मेथड है, पहला मेथड, ठीक है ना। और लेकिन इसके लिए केमिकल मेथड्स भी हैं, इसके लिए एक केमिकल आता है, इसका नाम 2,4-D है, ठीक है। इसको वीडीसाइड कहते हैं, इसको स्प्रे किया जाता है, तो इसको स्प्रे करने से जो वीड प्लांट है वही अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, और जो मेन प्लांट है वो उनको नुकसान नहीं होता। जो जो वीड्स हैं तो उन पे स्प्रे होता है तो उनको ये खत्म कर देता है, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं।
ठीक है ना, इनको पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें थोड़ा सा डेंजर ही है कि वीडिसाइड क्योंकि पॉइजनस केमिकल होते हैं, तो ये जो फार्मर्स होते हैं इनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं हेल्थ के लिए। और साथ साथ यदि आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीद के लाते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह, तो आप प्रॉपर उनको क्लीन करके यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है वीडिसाइड वगैरह का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कट करना, क्रॉप को काटना। ठीक है ना। हार्वेस्टिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, और एक बार वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना, तो उसे काटना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो क्रॉप्स जो है उनको पुल आउट किया जाता है, ग्राउंड के क्लोज से उनको कट किया जाता है। ठीक है ना। या तो आपसे पुल कर दें, पूरा पुल करने में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, या फिर उसको ग्राउंड के वेरी क्लोज जो है किसी भी चीज़ से काटा जाता है, उसके स्टब मारे जाते हैं। इसको क्रॉप को मैच्योर होने में 3-4 महीने लगते हैं, उसके बाद फिर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग जो है हमारे देश में मैनुअली की जाती है। एक इम्प्लीमेंट होता है जिसे मैनुअली आप यूज़ कर सकते हैं, सिकल कहते हैं उसको। इसकी जो शेप है वो हाफ मून की तरह होती है। इससे जो है वो हाथ में लेके इसको और क्लोज टू द ग्राउंड काटते चले जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन दूसरा मेथड जो है वो एक मशीन है, हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है ना। इससे फटाफट हो जाता है काम। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे यूरोप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में तो हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो मशीन होती है एक्चुअल में इसको कंबाइन हार्वेस्टर किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों काम कर पाता है, हार्वेस्टिंग भी और साथ में थ्रेशिंग भी। तो एक बार आपकी फसल पक गई तो उसमें पहला काम तो हार्वेस्ट है, यानी कि काटना। ठीक है ना। एक बार आपने इसको काट दिया तो उसमें जो है आपके जो चाप है, ठीक है ना, वो मिले रहते हैं ग्रेन्स के साथ। तो उसको चाप को उससे अलग करना थ्रेशिंग है। ठीक है ना। थ्रेशिंग भी मशीन से भी कर सकते हैं आप, और थ्रेशिंग जो है वो मैनुअली भी लोग करते हैं। तो उसमें जो है वो एक मेथड होता है विनोइंग जिसे कहते हैं। यदि आप डायग्राम में देख रहे होंगे तो उसमें विनोइंग मेथड होता है। इसमें तो उन्होंने एक मशीन का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। इसको जोर जोर से तेजी से घुमाया जाता है और इसमें ग्रेन अलग हो जाता है। या लोग इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं, हाथ में एक बड़ा सा एक छाछ सा लेके उसमें उनको हिलाया जाता है तेज से, तो हवा के प्रेशर के साथ भी जो है चाप अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। ये आपने लोअर क्लासेस में इसको स्टडी किया है। हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो हार्वेस्ट के तौर पर सेंटर्ड होते हैं। हमारे देश क्योंकि एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कंट्री रही है शुरू से, तो सारी 3-4 महीने जो है फार्मर अपनी पूरी मेहनत डालते थे फील्ड्स के अंदर, एफर्ट डालते थे। उसके बाद जब वो फील्ड पक जाती थी तो उससे उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट होता था, उन्हें लगता था कि अब हम पैसा मिलने वाला है, तो खुशहाली आएगी, तो उसे वो सेलिब्रेट किया करते थे। और साथ में क्योंकि हमारे देश एक प्राइमरी एक काफ़ी स्पिरिचुअल कंट्री भी है, तो लोग ये सब चीज़ें जो हैं असाइन टू द गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो वो उनको ऑफर किया करते थे। तो स्पेशल फेस्टिवल जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नवायन, बिहू। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह से लोग नेचर को थैंक दिया करते हैं। ठीक है ना। और इनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज जो एक बार आपने जो प्रोड्यूस कर दिया है, तो ग्रेन आपकी पूरी तरह सेपरेट होगी, तो उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और क्रॉप ग्रेन जो है उनको तभी लंबे समय तक रख सकते हैं जब वो सेफ होंगे, किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना। तो जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अभी आपने उसको काटा है। ठीक है ना। तो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन जो है उनको यदि आपने ऐसे ही स्टोर कर दिया, ठीक है ना, तो वो खराब हो जाएंगे। दे विल बी अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। और डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स वगैरह, वो अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। ठीक है ना। और जर्मिनेशन कैपेसिटी खराब हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आप उनको ड्राई करें। तो जो जितने भी फार्मर्स होते हैं, वो छोटे हैं, बड़े हों, बड़े बड़े फील्ड में उनको स्प्रेड कर देते हैं। यदि घर है तो घर की छतों में फैला देंगे, बाहर फील्ड अवेलेबल है वहाँ पे, या जिनके बड़े बड़े फार्म्स हैं तो उनके पास तो फार्म में बहुत बड़ा स्पेस होता है, आप देख सकते हैं, तो वहाँ उसको स्प्रेड कर देते हैं। और पहले डेली उसको उन्होंने फैलाना, सुखाना, फिर इकट्ठा करना शाम को, ये रोज का काम होता है। ठीक है ना। तो पहले इनको ड्राई किया जाता है। ठीक है ना, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। तो जो सूखे हुए दाने हैं उन पे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इनका अटैक बहुत कम होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम स्टोरेज की सोचते हैं, तो उनको स्टोर करने के बतरे तरीके हैं। बहुत कॉमन मेथड जो आपने देखा होगा वो आपके गनी बैग्स हैं, जूट बैग्स कहते हैं, या फिर इनको मेटालिक बिन में भी स्टोर किया जाता है। जो छोटे फार्मर हैं उनके घर में मेटालिक बिन्स होते हैं बने हुए, उनमें स्टोर कर देते हैं। लेकिन लार्ज स्केल जो स्टोरेज होती है गेंस की, उनको साइलोज या ग्रेनरीज में किया जाता है। ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके रैट और इंसेक्ट से। अब प्रोटेक्ट करने की बात है तो स्टोर करते हुए जो है आप नीम की जो पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और लेकिन बड़े बड़े ये आपके पास बहुत सारी प्रोड्यूस है, बहुत सारी आउटपुट है, तो उसको स्टोर करने के लिए तो गोडाउन्स होते हैं, जो आपकी जहाँ पे बड़े बड़ी
मंडियाँ होती हैं इस चीज़ की ना, वहाँ पे गोडाउन्स होते हैं, उन्हें स्टोर किया जाता है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट भी उनको दिया जाता है इससे पहले कि उनको स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइलोस जिनको कहते हैं, फूड फॉर्म एनिमल्स, ठीक है। तो आपने देखा कि प्लांट एनिमल जो है हमें डिफरेंट तरह का फूड देते हैं। बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं कोस्टल एरियाज में, वो फिश खाते हैं एज ए मेजर पार्ट ऑफ डाइट। और प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है कि फूड जो है हमें प्लांट से मिलता है, और किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू जो है नंबर ऑफ स्टेप्स से गुजर के जो है अंत में हमें सीड मिलते हैं जो कि एक फूड है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एनिमल जो हैं जो घरों में या फार्म में पाले जाते हैं उनसे भी हमें खाना मिलता है, ठीक है ना। लेकिन उनको पालने के लिए हमें प्रॉपर फूड शेल्टर केयर देनी पड़ती है। ये सारी साइंस जिसमें एनिमल्स को रियर किया जाता है प्रॉपर स्टेप्स के साथ, उन्हें एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है ना। और इनसे जो एनिमल फूड होता है इससे भी कई सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉड लिवर ऑयल जो है वो किससे निकाला जाता है, जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। एनिमल जो फूड हमें प्रोवाइड करते हैं वो दो तरह का होता है। मिल्क यील्डिंग एनिमल होता है इनमें, जो हमें दूध देने वाले जिनको मिल्च एनिमल कहते हैं, और एक होता है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल। तो मिल्क देने वाले जो है एनिमल वो आप जानते हैं काऊ, बफेलो, गोट होते हैं। मिल्क जो एक परफेक्ट डाइट है, और मिल्क में मिल्क को ऐसे कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी चीज़ें, सभी कंपोनेंट जो फूड के हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑयल, मिनरल, ये सब होते हैं। लेकिन साथ साथ इसे प्रोसेस करके बटर, घी, कर्ड, चीज़ ये भी बनाए जा सकते हैं जो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल की बात करें तो गो, शीप, फिश, ठीक है ना, पोल्ट्री जो एनिमल्स हैं, चिकन, हैंड, डक, ये भी इनका भी मीट के लिए होता है, ठीक है ना। पोल्ट्री जो है उससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, मीट भी मिलता है और एग से मिलता है, ठीक है ना। और साथ साथ जो है हनी भी एक और सब्सटेंस है जो एनिमल से मिलता है, जिन्हें हनी बीज कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक अपने आप में पूरा टॉपिक है जिसमें जिस तरह से क्रॉप के अपने पूरे रिक्वायरमेंट होते हैं प्रॉपर सॉइल इरिगेशन वगैरह, तो उसी तरह से एनिमल्स के भी होते हैं। तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो इससे डील करती है किस तरह से कि एनिमल को कैसे फीड किया जाए, शेल्टर, हेल्थ उनके ध्यान रखा जाए, ब्रीडिंग का, और ठीक है डोमेस्टिक एनिमल का, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो इसके लिए भी प्रॉपर स्टेप है कि प्रॉपर फीडिंग कैसे की जाए एनिमल की, प्रॉपर शेल्टर उनको कैसे दिया जाए, उनको बीमारियों से उनको कैसे संभाल के रखा जाए, यदि हो जाए तो कैसे क्योर करना है, और साथ में उनकी ब्रीडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिश एक फूड की बात की है। फिश जो है एक इम्पॉर्टेंट फूड है। आप जानते हैं कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ तो लोग खाते ही हैं, ठीक है ना, पॉन्ड लेक के आसपास, क्योंकि फिश के अंदर जो है विटामिन पाया जाता है, डी, ठीक है ना। लोग इसको फिश के थ्रू ले लेते हैं, लेकिन जो लोग फिश नहीं खा सकते तो उनकी मेडिसिन भी आती है, उसके माध्यम से भी इसको लिया जा सकता है।